स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता कि आज कुछ देर में आप सभी का 28 फरवरी है और आज आपका जो है हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए समय बहुत कम है और आज की इस वीडियो में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग एक बार देख कीजिए और एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम में लिख करके आइएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से आएगा। चलिए वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। समय बहुत कम है, 1 से 2 घंटा आप लोग पढ़ लीजिए, दिमाग में कहीं से भी तरह के घुसा लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली जो हम लोग जो है आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले, जो कि आपका टोटल 22 गो रहने वाला है, 31 लेकर 52 तक। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग एक बार कम से कम देख करके जाइए और इससे रिलेटेड आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अति लघुत्तरीय, ये सब आपको पता होगा कि सबसे पहले कि आपको 6 का जवाब देना है, 8 को पूछेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 31 नंबर का प्रश्न क्या है। 31 नंबर में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कहां से विकसित हुआ। ठीक है, कहां कहां विकसित हुई। तो आंसर में आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदू घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये आपका भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से विकसित हुआ। ठीक है, आपको पता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान में है। और भारत में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित स्थल है, आप लोग बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान के कुछ इच्छा में हिस्सों में फैला है। तो इस तरह से आप लोग पहला आप लोग आंसर को देख लिए। दूसरा देखिए, शक संबंध का आरंभ जो है किसने लिया। ठीक है, शक संबंध का आरंभ किसने किया। तो आप लोग लिखिएगा कि शक संबंध की जो शुरुआत है कृष वंश के राजा कनिष्क ने 18वीं ठीक है 18वीं शताब्दी में क्या किया, तो यहाँ पर शुरू किया था। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार कम से कम देख लीजिए, मैं इतना बोलूंगा एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप लोग 2x पे चले तो कितनों पे चले। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम आप लोग बोलिएगा ऋषि भारत को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। सांची के स्तूप की खोज किसने की, तो आप लोग कहिए कि सांची स्तूप की खोज ब्रिटिश अफसर जनरल हेनरी टेलर ने, ठीक है, साल 1818 में किया। कौन किया, तो जनरल हेनरी टेलर साल 1818 में। डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर दोस्तों कहता है कि ट्रेवल्स इन द मुगलर, ठीक है, मुगल एम्पायर पुस्तक की लेखक पुस्तक की रचना किसने की। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रैंकलिन बर्नियार द्वारा लिखी गई है। आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए किसके द्वारा, बर्नियार के द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ जो है वेरी शॉर्ट में आपको क्या कर लिया, एक लाइन में लिखना आंसर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों भक्ति आंदोलन को शुरुआत कौन किया, तो हम लोग जानते हैं भक्ति आंदोलन को सबसे पहले रामानुज द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि आपका 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में धर्म के पुनरुत्थान के रूप में क्या किया गया, पूरा किया गया, शुरू किया गया। इस प्रकार से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा। लास्ट में एक और चीज आपको सरप्राइज देने वाले हैं, वो आप लोग देखिएगा जरूर लास्ट तक। ठीक है, फिर दोस्तों कहता है कि बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग आंसर में लिखेगा बहमानी राजा की राजधानी 1347 और 1425 के बीच, ठीक है, हसनाबाद थी, जिसमें से अब गुलबर्गा और फिर मोहम्मदाबाद, जिसने अब बीदर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अब ये माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर को लिख लीजिएगा। भारत के दोस्तों अंतिम वायसराय कौन था, तो आप लोग बताइएगा कि भारत का जो अंतिम वायसराय था वो आपका लॉर्ड लुइस माउंटेबन को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लुइस माउंटेबन को। नेम आप लोग याद रखिएगा, नेम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 18 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न शॉर्ट आंसर का है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो अस्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता थी जमींदारों या भूमि मालिकों को मान्यता दी गई। ठीक है, उन्हें अपने अधीन भूमि के उत्तराधिकारियों के वंशानुगत अधिकार दिए गए, जमींदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि तय की गई। इस प्रकार से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको देख के जाइए, अगर दिमाग में फिट है तो आंसर इसी को लिखिएगा, या फिर आप लोग 1-2 लाइन इसको हटाइए, बाकी आप लोग अपने मन से लिख दीजिएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता आप लोग जानते हैं, और ये इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 1919 से 1922 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था एक राजनीतिक अभियान था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, जिसमें दोस्तों कहा जाता है इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की की शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, यही तो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जो कि मुसलमान के द्वारा तैयार किया गया 1919 से 1922। अरे पॉइंट कुछ याद रखिए, आंसर मार के आइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है। अभिलेख क्या है और इनका महत्व क्या है, तो देखिए सबसे पहले अभिलेख मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ने से मतलब नहीं है। अभिलेख क्या होता है, पुराने राजाओं के अनुसार। ठीक है, पहले जो है जब कागज उगज नहीं था, ठीक है, तो वो लोग क्या करता था कि पत्थर पर कुछ लिख देता था, उसी को हम लोग क्या करते थे, अभिलेख कहते थे। तो आप लोग नहीं लिखिएगा कि पुराने प्राचीन काल में जो भी राजा था क्या करता था, पत्थर पर अपना कुछ लिख देता था, फिर अपने प्रजाओं को पढ़ाने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, सूचना भिजवाने के लिए जगह जगह पर इसको क्या करता था,
तो रख देता था। तो इसी को तो अभिलेख कहते हैं। तो इसका महत्व क्या है यहाँ से लिखिएगा। अभिलेख से जुड़ी कुछ खास से है बातें। अभिलेख को मुख्य मकसद किसी घटना या कृति को स्थायी रूप से क्या करना, दर्ज करना। तो जो बोले वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों किस प्रकार से कृषि उत्पादन में महिलाएं अपना भूमिका निभाती है। अरे भैया कृषि में कैसे महिला निभाएगा, अरे बोलो खूबी हल जुतता खेल जुतता। लिखिए कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अहम है। दुनिया भर में कृषि कार्यरत का 40% हिस्सा महिलाएं हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। ठीक है, भारत में जो है कृषि श्रय शक्ति में 33% स्वरोजगार वाले किसान को 48% महिला है। भारत में उत्पादित होने वाला जो भी 60 से 70% खाद्यान्न का जो ग्रामीण महिलाओं के प्रयास के द्वारा किया जाता है। अरे गांव में देखिए बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, खेती करती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं खेती करती है, रोपती है, उगाती है, जोत करती है। ठीक है, देखभाल करती है फसल का। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो दोस्तों आप लोग कहिए कि भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्षता वाली यह समिति संविधान सभा का अहम समिति थी। इस समिति ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो कि दोस्तों आपका 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था। ठीक है, आंसर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। संविधान सभा में आप लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ पॉइंट को लिख दीजिए, इसकी क्या प्राथमिकता है, कब लागू किया है, ऐसे आंसर को बना के लिखिएगा। क्योंकि देखिए जब भी एग्जाम देने जाए तो वहाँ क्या लिखता है, क्या था संभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब कि आप खुद से जो भी आपको आता है उसको लिखिए। मैं तो खाली क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार का एग्जाम आज क्वेश्चन आएगा। किताब ओल हिंद पर एक लेख लिखे। किताब ओल हिंद अरबी भाषा में लिखी है। अल-बुरूनी की एक प्रकृतिक है। ठीक है, कौन लिखा, अल-बुरूनी। किस भाषा में, अरबी भाषा में, ऐसे याद रखिएगा। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट या विशिष्ट ग्रंथ है, जिसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, राजनीतिक रिवाजों का प्रथमाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचना किया जाता है। अरे सिंपल सा है भैया, लिख लेना ना। महाभारत के महत्व पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो महाभारत में आप लोग कैसे लिखेंगे। महाभारत मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में शासकों से लेकर आम लोगों तक का शांति, युद्ध, समृद्धि, आपदा के समय में जो है मोक्ष के थी आध्यात्मिक साधनों के लिए धर्म के उचित मार्ग में शिक्षा देने का काम किया था। महाभारत का युद्ध कितना दिनों तक चला था, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, कौन कौन शामिल था सब लिख दीजिएगा। मतलब कि आज हिस्ट्री में महाभारत लिख के क्या आइए। ठीक है, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते हैं। ठीक है, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते हैं। देखिए आम लोग भारत के विभाजन को अलग अलग तरह से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत होगा। आम लोग विभाजन को अल्पकालिक समस्या मानते हैं। उनका मानना था कि यह थोड़ा समय का जुनून है। ठीक है, जब यह शांत हो जाए तो लोग अपने घर में वापस लौट जाएंगे। कुछ लोगों का मानना था कि विभाजन किसी क्षेत्रीय संपत्ति का विभाजन नहीं बल्कि एक महाविनाश है। फिर देखिए इसके बाद आप लोग आइएगा लघुत्तरीय, समाप्त हुआ दीर्घोत्तरीय में आप लोग आइएगा, मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था पर वर्णन कीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इब्न बतूता के बारे में लिखना है कि भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था के बारे में अपने यात्रा, ठीक है, विस्तृत रेहला में बताया गया है। इब्न बतूता ने मुताबिक भारत में डाक व्यवस्था दो तरह की है। इब्न बतूता किसने बताया, रेहला नामक पुस्तक में। याद हो गया, चलिए एक पॉइंट याद हुआ, आगे बढ़िए। घोड़ा डाक, पहला लिखिएगा घोड़ा, दूसरा लिखिएगा पैदल डाक। घोड़ा डाक क्या, पोस्ट, उससे उल्लोक नाम से जाना जाता है। यह जो है शाही घोड़ों द्वारा चलाया गया था और हर 4 मील की दूरी पर तैनात होते थे। क्या, घोड़ा। पैदल डाक में जिसमें हर एक मील में 3 स्टेशन होता था, 1/3 मील का नाम दावा और पैदल डाकिया एक हाथ में बजने वाली घंटी भी ले जाता था। तो इस प्रकार से रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता का द्वारा लिखी गई, जिसमें 2 डाक था, जिसका नाम था, एक का घोड़ा डाक, एक था पैदल डाक। इसके बारे में एक एक पॉइंट लिख दीजिए। 5 नंबर कंप्लीट। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो अकबर की धार्मिक नीति की कुछ बात है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति उत्तरदायित्व दिखाए, उन्हें समानता का दर्जा दिया, उन्हें हिंदू पर जो है जजिया कर को हटा दिया। कौन, अकबर। अकबर क्या किया, जजिया कर को हटा दिया। अकबर ने गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया। गैर मुसलमान जो था उसको क्या किया, धार्मिक स्वतंत्रता दिया। अकबर ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सशक्त नियम बनाए। अकबर ने योग्यता के आधार पर पदों को क्या किया, नियुक्ति किया। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 5 को पॉइंट लिखिए तब 5 नंबर देगा। ठीक है, अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने के लिए इबादत खाने का निर्माण किया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण। जो मगध साम्राज्य था ये शक्तिशाली था, क्यों था, तो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण थे, जिनमें से कुछ हैं भौगोलिक स्थिति। कैसे, तो मगध गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोनी जैसी 12 मासी नदियों के किनारे बसा था।
इन नदियों से लाई गई जो है गाद यहाँ की मिट्टी द्वारा जो है बहुत उपजाऊ थी। प्रशासन में लिखिएगा कि मगध में कुशल प्रशासन की व्यवस्था थी, जिससे व्यवस्था में बहुत जो है वृद्धि हुई, कराधान में प्रभावी हुए। सैन्य में लिखिएगा, सैनिक में, ठीक है, कि मगध में जंगलों में रहने वाले हाथी को पकड़ने, उन्हें प्रशिक्षित करने में सेना लगाया जाता था। मगध साम्राज्य के पास शक्तिशाली सेना था, दो युद्ध के मैदान में उन्नत मशीनों और हथियारों को इस्तेमाल करते थे। आर्थिक में लिखिएगा, मगध में लोह और तांबे के भंडार थे, इनमें जो है मगध साम्राज्य की आर्थिक वृद्धि थी। शासक में लिखिएगा कि ठीक है, बिंबिसार, अजात शत्रु और आपका जो है महापदनंदा जैसे सक्षम नेतृत्व का मगध को शक्तिशाली बनाया। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट देके जितना हो सके आप लोग आंसर को पॉइंट देख के लिखिए। अगर मान चलिए कोई आंसर है 5 नंबर का, पांचों पॉइंट आप लोग 5 पॉइंट यानी कि 5 लाइन, 5 पॉइंट यानी कि 5 लाइन लिखेंगे, हर एक पॉइंट पर 1 नंबर मिलेगा। और उसी 5 पॉइंट को अगर पॉइंट दे के ना लिखिएगा और नंबर में ऐसे लिखिएगा 5 लाइन, ठीक है, तो एग्जामिनर कभी भी 5 में 5 नहीं देगा, वो 3 नंबर देगा। इसलिए जितना हो सके आप लोग आंसर को क्या किए, पॉइंट में लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे पॉइंट में लिखा तो 1 पॉइंट पर 1 नंबर वो देगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषता में से एक है ग्रेट बार। एक सार्वजनिक जल टैंकर जो शहर के सामाजिक और आर्थिक जीवन का क्या करता है, अभिन्न अंग है। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट होगा। ग्रेट बार का, ठीक है, जलरोधी ईंटों से बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है, इसमें पानी तक ले जाने की सीढ़ियां माना जाता था। तीसरा पॉइंट हो गया, इसका उपयोग अनुष्ठान, संत और अशुद्धिकरण समारोह के लिए किया था। 4 पॉइंट आएगा ई वाला, ठीक है। 5 पॉइंट लिखिएगा, नंबर दे देगा। 1857 की विफलता का क्या कारण था, मतलब कि 1857 का जो क्रांति हुआ इसमें सफल नहीं हुआ, विफल हुआ। तो किस कारण से विफल हुआ, तो लिखिएगा 1857 के विद्रोह विफल के कई कारण थे। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, इसलिए इसमें अखिल भारत लक्षण नहीं था, ठीक है। ज्यादातर शासक जमींदार ब्रिटिश शासन से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह से हिस्सा नहीं लिया। विद्रोही के पास जो है बेहतर सैन्य उपकरण नहीं थे। विद्रोही के पास कुशल नेतृत्व का अभाव नहीं था। विद्रोही के पास एकीकृत योजना और विचारधारा का अभाव नहीं था। अरे विफल कब होगा, जब उसका पास सामान नहीं होगा, लड़ने के लिए सामान नहीं होगा, योग्यता नहीं होगा, सैनिक नहीं होगा, तभी तो कोई युद्ध विफल होगा। वैसे लिख दीजिएगा, नंबर कभी नहीं कटेगा। अब देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, कब वापस लिया गया, ऐसे लिख दीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो लिखना महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1951 में पंजाब तुर्की के साथ अन्य जो है अन्यायों का प्रतीका और स्वराज की प्रति उद्देश्य से असहयोग आंदोलन का क्या गया शुरू किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी, कब, 1921 में पंजाब में तुर्की के साथ, ठीक है। जिसमें से दोस्तों निम्नलिखित है, जिसमें से आपका खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, विद्रोह, न्याय प्राप्त करना और अंतः स्वराज की प्रति करना। इस आंदोलन का परिणाम निम्न है, जनता का अपार सहयोग मिला। देश की शिक्षण संस्था लगभग बंद हो चुकी थी, छात्रों ने उसका त्याग कर दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नए क्रम के शुरू की गई है। कितने लोग सरकारी नौकरी का त्याग किया, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर भाग लिया। आज से आंदोलन में क्या हुआ था, जितना भी देखिए महात्मा गांधी कौन था, वो बोला था कि जितना भी ब्रिटिश जो है ब्रिटिश का सामान है उसको आप लोग उपयोग करने से मना कीजिए, स्कूल में जाने से मना कीजिए, उसका हर एक वस्तु का त्याग कीजिए, ठीक है। कपड़ा का होली जलाया गया, बोला जाता है कपड़ा का होली मतलब कि लंका लगा दिया गया था जला करके ब्रिटिश का, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आंसर को लिखिएगा, दिक्कत नहीं लीजिए। चलिए वीडियो को यही रखते हैं, और हो सकता है कि एक और वीडियो आपको और दे देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, तो उसको आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।